करोड़ीमल सेठ का व्यापार दूर दूर तक फैला था और उसके यहाँ काफी सारे नौकर काम किया करते थे। लेकिन शहर के लोग उसे करोड़ीमल की जगह बड़े सेठ के नाम से पुकारते थे। सेठ के यहाँ नौकरों की भीड़ लगी रहती थी। अगले दिन मंगलू बड़े सेठ के यहाँ काम की तलाश में पहुंचा। नमस्कार मालिक। नमस्कार नमस्कार। कहो मंगलू, कैसे आना हुआ? बस मालिक, काम जरा मंदा हो गया है। काम कैसे मंदा हो गया? क्या हुआ? आप जानते ही हैं मालिक, सबके घर में कपड़े की मशीन लग गई है तो काम अब मिलता नहीं है। हाँ, ये तो है। तो अब क्या करने का विचार है? कुछ भी काम मिल जाए मालिक, वो कर लूंगा। मेरे यहाँ काम करोगे? जी जी हुजूर, मेहरबानी होगी। देखो मंगलू, तुम्हारी ईमानदारी के बारे में तो मैं जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें माल पहुँचाने के लिए काम पर रख लूंगा। मुझे माल पहुँचाने के लिए आदमियों की जरूरत रहती है। मालिक, मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे पता है और तुम पर पूरा विश्वास भी है, लेकिन इस काम के लिए तुम्हें किसी सवारी की जरूरत पड़ेगी। कभी कभी माल भारी भी होता है। मालिक, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मेरे पास माल की ढुलाई करने के लिए मेरा गधा वीरू है ना, वो इसमें मेरी मदद करेगा। सेठ ने मंगलू को माल पहुंचाने के लिए रख लिया। मंगलू अब सेठ के यहाँ काम करने लगा था। माल ढुलाई में वीरू उसके बहुत काम आता था। एक दिन मंगलू ने एक साथ 2 बोरे वीरू की पीठ पर रख दिए। बेचारा वीरू इतना वजन उठाकर बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे चल रहा था। मंगलू गुस्से में वीरू की पिटाई करता है और उसे पूरा दिन न दाना देता है और न पानी। रात को पीठ की दर्द से परेशान हो वीरू खुद से बातें करता है। मैं तो इस मंगलू से परेशान हो चुका हूँ, न जाने इसे कितने पैसे कमाने हैं। ये सोचता भी नहीं, एक साथ इतना वजन मेरी पीठ पर रख देता है। ये सोचता भी नहीं कि मैं कैसे चलूंगा, और ऊपर से मेरी पिटाई भी कर दी सो अलग। इस पर भी इसका पेट नहीं भरा, ना ही मुझे दाना दिया और ना ही पानी। बस अब बहुत हो गया, अब मुझे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी, वरना इसका अत्याचार तो मुझ पर बढ़ता ही जाएगा। एक दिन मैं इसे सबक जरूर सिखाऊंगा और अपनी इस पिटाई का बदला भी लूंगा। हाँ। मंगलू से बदला लेने की बात सोचते हुए बेचारा वीरू भूखा ही सो जाता है। दूसरे दिन भी बिना दाना पानी के दिन भर काम कराता है। वीरू ने भी ठान लिया था कि अब वो मंगलू को सबक जरूर सिखाएगा। एक दिन की बात है, मंगलू को नमक की बोरी नदी के उस पार बाजार तक पहुंचानी थी। झटपट गोदाम से माल उठाया और वीरू की पीठ पर बांधकर मंगलू बाजार की ओर निकल गया। रास्ते में मंगलू खुद से बोला, बाजार जाने के लिए अगर मैं पुल की तरफ से जाऊंगा तो 6 किलोमीटर चलना पड़ेगा और उसमें समय भी अधिक लगेगा। एक काम करता हूँ, मैं नदी के रास्ते ही नदी पार करके बाजार चला जाता हूँ, समय भी कम लगेगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। चलो अच्छा है, पानी के रास्ते जाऊंगा तो मुझे भी कम मेहनत करनी पड़ेगी, वरना ये मुझे 6 किलोमीटर जाना और 6 किलोमीटर आना, यानी 12 किलोमीटर चला कर ले जाता। देर से ही सही, पर ईश्वर ने इसे अक्ल तो दे दी। वीरू जैसे ही पानी में उतरा, उसने अपनी प्यास बुझाने की सोची। वीरू कुछ देर ठहरकर पानी पीने लगा। जैसे ही बाहर निकला तो पीठ पर वजन काफी हल्का था। वीरू खुद से, अरे मेरी पीठ पर रखी हुई बोरी का वजन अचानक से कम कैसे हो गया?
बोरी तो किसी ने नहीं उतारी, परंतु ये पहले से हल्की हो गई है। लगता है ये जादू की नदी है। इसमें उतरने से मेरी पीठ पर रखी बोरी का वजन कम हो गया और शरीर भी हल्का हो गया है। वीरू की पीठ पर नमक की बोरी थी। वो पानी में रहने के कारण घुलकर बह गया। वीरू को समझ आया कि ये जादू की नदी है। इसमें उतरने पर वजन घट जाता है। वीरू ने अब नित्य निरंतर यही करने का अभ्यास बना लिया था। इस कारण मंगलू काफी परेशान रहता, क्योंकि सामान ठीक प्रकार से सही जगह नहीं पहुंचता। रास्ते में ही सारा माल बह जाता या खराब हो जाता। एक दिन सेठ करोड़ी मल मंगलू से बोले, हाँ मंगलू, आजकल तुम माल बराबर नहीं पहुंचाते हो, माल खराब हो जाता है। आखिर ये सब हो क्या रहा है भाई? है सेठ जी, ये सब मेरे गधे वीरू की वजह से हो रहा है। वो नदी के रास्ते जाते वक्त नदी में उतर जाता है। मैं उसे कितना भी रोकता हूँ, पर वो नदी के पानी को देखकर प्यासा हो जाता है, जिसकी वजह से ये सब गड़बड़ हो रही है। देखो मंगलू, मैंने तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी की वजह से रखा था, और अगर मुझे काम में शिकायत आएगी तो मैं तुम्हें काम से हटा भी सकता हूँ, समझे? इसलिए तुम्हें अपने गधे का जो करना है वो करो, लेकिन मुझे मेरे काम में कोई शिकायत नहीं चाहिए, समझे? ठीक है सेठ जी। घर जाकर मंगलू वीरू को बहुत पीटता है। क्या बात है, इसकी जान ले लोगे क्या आज? भला इतना क्यों मार रहे हो? अरे तुम्हें नहीं पता, कुछ दिनों से इसने मुझे परेशान करके रखा है। रोज सेठ का माल खराब करता है। इसकी वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी। आखिर बात क्या है ये तो बताओ। मंगलू शीला को सारी बात बताता है। तो तुम इसे नदी के रास्ते ले ही क्यों जाते हो? अगर मैं इसे पुल से भी ले जाऊं तो भी ये नदी देखकर प्यासा हो जाता है और जबरदस्ती नदी में उतर जाता है। तुम एक काम करो, एक दिन के लिए गांव चले जाओ। वहाँ जाकर क्या करूँगा? तुमने बताया था ना चाचा के पड़ोस में गुरु के बारे में। हाँ, तुमने बिल्कुल सही याद दिलाया। मैं कल सुबह ही गुरु भाई के पास जाता हूँ और इस गधे का इलाज करता हूँ। मंगलू गुरु के पास जाता है और उसे अपनी सारी समस्या बताता है। कोई बात नहीं मंगलू भाई, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप वापस शहर जाकर एक बोरी रुई भरकर वीरू की पीठ पर बांध दीजिएगा। उससे क्या होगा गुरु भाई? उसी से सब कुछ होगा। बस मैंने आपसे जैसा कहा है आप करिए। अरे आज तो मालिक ने मेरी पीठ पर काफी हल्का वजन रखा है। लगता है इसकी अक्ल ठिकाने आ गई। अब ये कभी मुझसे पंगा नहीं लेगा। चलो जल्दी समझ गया तो इसके लिए ही अच्छा है। वीरू खुशी से मस्तानी चाल में चला जा रहा था। नदी के पास पहुंचते ही वीरू अपनी आदत के अनुसार पानी में उतर जाता है और धीरे धीरे पानी पीकर आराम करता है। कुछ देर बाद जैसे ही वो बाहर निकला, उसकी पीठ पर वजन पहले से अधिक था। ये क्या हो गया? ये वजन तो आम दिनों की तरह कम होना चाहिए था, परंतु इस जादुई नदी में आने से बढ़ कैसे गया? मेरे तो पैर भी नहीं उठ रहे हैं इस वजन के कारण। मैं क्या करूं? मेरा शरीर तो वजन के कारण नीचे की तरफ बैठा जा रहा है। वीरू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी मंगलू ने अपना डंडा उठाया और वीरू को आगे की तरफ चलने के लिए मारना शुरू कर दिया। चल चल आगे चल। अब समझ आया तुझे? तू रोज मुझे परेशान करता था, सेठ का सामान खराब करता था। आज मैं तेरी सारी गर्मी उतारूंगा। वीरू को अब समझ आ चुका था कि उसकी करनी का ये फल है। जिस प्रकार वो प्रतिदिन मंगलू को परेशान करता था, आज मंगलू ने बदला लिया है। आज की पिटाई के बाद फिर वीरू ने दोबारा कभी मंगलू को परेशान नहीं किया। जादुई नदी के चक्कर में वीरू की शामत आ गई थी। एक दिन सुबह सुबह
अरे कब तक पड़े सोते रहोगे? उठो और जंगल जाओ, जल्दी से जाकर फल तोड़ कर लाओ, फिर उन्हें बेचना भी तो है। अरे अगर तुम इसी तरह काम करोगे तो हम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। कब तक मैं बेरंग साड़ियाँ पहनूं और सूखी रोटियाँ खाऊं? अरे क्या हुआ मेरी प्यारी पत्नी सुधा, सुबह सुबह तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? अरे होगा क्या, इस गरीबी से तो तंग आ चुकी हूँ। भला सुबह सुबह ये रोटी चाय खाना किसे पसंद आता है? अरे भाग्यवान, मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लाओ, मुझे चाय दे दो, फिर मैं जंगल से जाकर फल तोड़ कर लाता हूँ। सुधा भोलू को चाय और रोटी खाने को दे देती है। सुधा का मन अभी भरा नहीं था। वो तो भोलू से कहती है, अरे मैं तो तुमसे कहती हूँ कि जाओ और जहाँ महल है वहाँ महाराज से विनती करो, वो जरूर तुम्हें कुछ नौकरी दे देंगे। ये फल तोड़ने से किसका भला होना है? नहीं सुधा, मुझे तो ये सुकून का जीवन ही बहुत पसंद है, और तुम भी जो है उसी में खुश रहना सीख लो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर भोलू जंगल के लिए निकल जाता है और सुधा पीछे से गुस्से में बैठी रह जाती है। भोलू अक्सर जंगल में लगे फल तोड़ता था और उन्हें बाजार में बेच देता था, लेकिन आज वो देखता है कि जंगल में बाहर की तरफ लगे सभी पेड़ों के फल गायब थे। अरे ये क्या, यहाँ तो एक भी फल दिखाई नहीं दे रहा। लगता है पहले किसी ने आकर फल तोड़ लिए हैं। एक काम करता हूँ, जंगल के थोड़ा अंदर जाता हूँ और वहाँ जाकर फल तोड़ लेता हूँ। चलो भोलू भाई, लगता है आज दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। भोलू जंगल में अंदर जाने लगता है और अंदर उसे कई फलों से लदे हुए पेड़ दिखाई देते हैं। भोलू फल तोड़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज थी? ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानवर रो रहा हो। अभी उधर जाकर देखता हूँ। भोलू अपने सारे जमा किए हुए फल वहीं छोड़कर उस आवाज का पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर वो देखता है कि एक छोटा सा बंदर का बच्चा अपनी माँ के मृत शरीर के पास बैठकर रो रहा था। बंदर की माँ की तीर लगने की वजह से मौत हो गई थी। हे भगवान, ये बंदर का बच्चा कितना रो रहा है। अभी अकेला इस जंगल में कैसे रहेगा? अरे, इसकी माँ के अलावा तो यहाँ इसके परिवार का और कोई सदस्य भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या करूं, क्या करूं? क्या इसे अपने साथ ले जाऊं? नहीं, सुबह बहुत गुस्सा करेगी। मगर इसे यहाँ अकेले भी तो नहीं छोड़ सकता। भोलू खड़े खड़े दुविधा में खुद से बातें कर रहा था। तभी उसने जोर से कहा, अरे हाँ, एक काम करता हूँ। भोलू दौड़कर वापस जाता है और अपने तोड़े हुए फलों में से कुछ फल उठाकर बंदर के बच्चे के पास ले आता है। ये लो, रोना बंद करो और इसे खा लो। इसे खाकर तुम्हें कुछ शक्ति मिलेगी प्यारे बंदर। वो बंदर का बच्चा बड़े प्यार से भोलू के दिए फल खा लेता है। बंदर के बच्चे को ऐसा फल खाता हुआ देखकर भोलू को उस पर दया आ जाती है और वो फैसला कर लेता है कि इसको अपने साथ ही ले जाएगा। अभी एक गड्ढा खोदकर इसकी माँ के शरीर को उसमें दफना देता हूँ और इस बंदर के बच्चे को अपने साथ ले जाता हूँ, वरना यहाँ तो गांव में इसकी जान को बड़ा खतरा है। ये सोचकर पहले भोलू बंदर की माँ को जमीन में दफना देता है और इसके बाद बंदर के बच्चे को अपने कंधे पर बिठाकर घर ले आता है। जैसे ही सुधा भोलू के कंधे पर बंदर के बच्चे को बैठा देखती है, वो आग बबूला हो जाती है। अरे इस बंदर के बच्चे को कहाँ से उठा लाए? सुधा, इस बंदर की माँ को किसी ने मार दिया है और अब इसका दुनिया में कोई नहीं है। मुझसे इसका दुख देखा नहीं गया, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आ गया। भोलू की बातें सुनकर सुधा को बहुत गुस्सा आता है। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ अपना गुजारा तो ठीक से होता नहीं और तुम इस बंदर के बच्चे को उठा के घर ले आए, और इसका ध्यान कौन रखेगा?
मैं तो थक चुकी हूँ तुम्हारी हरकतों से। सुधा, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, मैं रखूंगा इसका ध्यान। पर अभी ये इतना छोटा है, मैं इसे जंगल में अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता था ना। अरे ये बंदर का बच्चा है, कोई इंसान का बच्चा नहीं जो अकेले जंगल में नहीं रह पाएगा। जानवर तो रहते ही जंगल में हैं। तुम बस इसे वापस जंगल में छोड़ कर आओ, मैं कुछ नहीं जानती। नहीं सुधा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वरना इसकी माँ की तरह इसे भी कोई मार देगा। जब बहुत खाने के बाद भी भोलू सुधा की बात नहीं सुनता तो सुधा गुस्से में जाकर सो जाती है। वो ना तो भोलू को खाना बनाकर खिलाती है और ना ही उस बंदर के बच्चे को। भोलू से भी भूखे पेट सोया नहीं जा रहा था, इसलिए वो जो भी फल तोड़कर लाया था उन्हीं को खा लेता है और बंदर के बच्चे को भी वही खिला देता है। एक दिन सुबह सुबह भोलू बाजार जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे जंगल से लाए हुए फल बेचने जाना था। सुधा अभी भी भोलू से बात नहीं कर रही थी और इसीलिए वो उसे चाय के लिए भी नहीं पूछती। भोलू दुखी होकर बंदर के बच्चे को अपने कंधे पर बिठा लेता है और हाथों में फलों की टोकरी लेकर बाजार जाने लगता है। आज से मैं तुम्हारा नाम जग्गू रखता हूँ, मेरे प्यारे बंदर। मैं तुम्हें सुधा के पास घर पर अकेला नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो तुम्हें वापस जंगल में ले जाकर न छोड़ दे। अरे कभी कभी वो गुस्से में कुछ भी कर बैठती है, मगर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। बंदर का बच्चा भी भोलू की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो भोलू से कहता है, मालिक, मुझे भी आपके साथ रहना पसंद है। अब आप ही इस दुनिया में मेरे साथी हो। भोलू को बंदर की ये बात बहुत अच्छी लगती है। बातें करते करते दोनों थोड़ी ही देर में बाजार पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर भोलू अपनी फलों की टोकरी को नीचे रख देता है और आवाज लगाने लगता है, फल ले लो, फल ले लो, ताजे ताजे मीठे मीठे फल ले लो, फल ले लो। थोड़ी देर में भोलू के सारे फल बिक जाते हैं, लेकिन उसे ज्यादा पैसे नहीं मिले थे। इस बात से भोलू दुखी हो गया था। उसे दुखी देखकर जग्गू के मन में एक ख्याल आता है। वो सड़क के बीच में खड़े होकर नाचने लगता है। भोलू ये देखकर चौंक जाता है। वो जग्गू से कहता है, अरे जग्गू, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे मालिक, आप देखते जाइए। जग्गू बीच सड़क पर खूब नाच रहा है और इतने छोटे बंदर को ऐसे नाचता हुआ देखकर आसपास काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोगों को जमा होते हुए देखकर भोलू चौंक जाता है और वो जाकर जग्गू के पास ही बैठ जाता है और भोलू के पास पैसे रखने लगते हैं। अरे वाह जग्गू, तुमने तो कमाल कर दिया। जग्गू काफी देर तक नाचता है और कई लोग भोलू के पास पैसे रखकर चले जाते हैं। जैसे ही शाम होती है, भोलू जग्गू को फिर से अपने कंधे पर बिठा लेता है और टोकरी लेकर वापस घर आने लगता है। वो जग्गू से कहता है, जग्गू, तुम्हारी वजह से तो आज मेरी कमाई बहुत हो गई है। अब तो सुधा भी तुमसे बहुत खुश होगी। मालिक, ये तो मेरा फर्ज था। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके काम आ सका। अब मैं रोज ऐसे ही आपके लिए बाजार में नाचूंगा और इससे आपको खूब फायदा होगा। हाँ मेरे प्यारे साथी, ऐसे तो हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे। फिर मैं, तुम, सुधा एक बड़े से घर में आराम की जिंदगी जिएंगे। बातें करते करते भोलू और जग्गू घर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि सुधा अभी भी गुस्से में रसोई में बर्तन पटक रही थी और खाना बना रही थी। अरे सुधा, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? देखो, आज हमें बाजार में कितना फायदा हुआ है और ये सब सिर्फ जग्गू की वजह से। मेरा मतलब है इस बंदर के बच्चे की वजह से। मैंने इसका नया नाम जग्गू रखा है। क्या फायदा? कैसा फायदा? और जब मैं फल बेचकर बैठा ही था
तब जग्गू ने बाजार में सड़क के बीचों बीच नाचना शुरू कर दिया और उसे देखकर कई लोग वहां आ गए। सभी लोगों को जग्गू का नाच बड़ा पसंद आया और सबने पैसे भी दिए। जग्गू की वजह से आज हमें बहुत फायदा हुआ है। इतना तो हमें एक हफ्ते फल बेचने के बाद होता था। ये देखो, ये देखो। भोलू सुधा के हाथ में पैसे थमा देता है। पैसे देखकर सुधा का दिल भी खुश हो जाता है और वो कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इस बंदर के बच्चे की वजह से हमें इतना फायदा हुआ। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कल आप पर ज्यादा ही चिल्ला दिया था। जग्गू, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं अभी तुम दोनों को स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती हूँ। स्वादिष्ट खाने का नाम सुनकर भोलू और जग्गू दोनों खुशी से उछलने लगते हैं। फिर सुधा उन दोनों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती है। तीनों बड़े प्रेम के साथ बैठकर भोजन करते हैं।